विकास की राह पर भारत। वैश्विक तूफानों के बीच विकास की राह पर भारत आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। वैश्विक तूफानों के बीच विकास की राह पर भारत, इस पर हमारे साथ संजीव सान्याल जो कि सदस्य हैं पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीधे अगर मैं यही आपसे समझना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में कि वैश्विक उथल पुथल से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये जो तेज ग्रोथ जीडीपी के आंकड़े अपनी में हमने, आप जानते हैं, हमने विशेष रिपोर्ट भी दिखाई है, इसका आकलन कैसे करेंगे, या ये कहें कि क्या प्रमुख कारक रहे हैं इस तेजी के या इस उपलब्धि के? देखिए, एक चीज याद रखिए कि ये नंबर जो है ये मार्च 2026 तक का नंबर है। उसमें भी 2 महीने हमने ये जो ईरान और यूएस में शुरू हो चुका था वो फरवरी से ही, तो इसका मतलब नहीं है कि इस नंबर पे कोई इस युद्ध का असर नहीं पड़ा, इस पे पड़ा है। और फिर भी हमारे इस तिमाही में 7.8% का विकास दर हमें मिला है। 7.8% बहुत कमजोर नंबर तो नहीं है, बहुत इसमें आपको दिख ही रहा है कि इसमें काफी मतलब तेजी है जी। और इतने उथल पुथल में इतना निवेश देखना, 10.8% का निवेश बढ़ना, ये हमें लगता है कि मतलब कम से कम मार्च तक इस उथल पुथल का हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा था जी। तो क्या 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 प्रमुख आकलन है इसको लेकर के, क्या कारक रहे हैं प्रमुख इस? क्योंकि देखिए सभी सेक्टर्स में आप देखेंगे गति काफी स्ट्रांग दिखा है। आप देखेंगे निवेश में नंबर अच्छे हैं, इंडस्ट्री के नंबर अच्छे हैं, सेवाओं में भी नंबर काफी स्ट्रांग है। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बैलेंस्ड ग्रोथ चल रहा था कम से कम मार्च तक, और तब तक ये जो युद्ध जो है वो उसका असर दिख रहा था। और उसके पहले भी याद रखिए कि पिछले साल भी टैरिफ को लेके उथल पुथल हुआ, रशिया यूक्रेन को लेके भी समस्याएं चल रही थी। तो ये जो नंबर है, ये कहना कि ये अभी के जो हमें समस्याएं दिख रही हैं उसके पहले का नंबर है, ये गलत है। ये नंबर बहुत ही मतलब स्ट्रांग नंबर है और इससे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो मोमेंटम है वो काफी मतलब उसमें काफी गति है, मतलब जी गति है। जी जी। संजीव जी, हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि विश्व की अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत में सबसे तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था में से एक बना हुआ है। जो अभी नंबर्स आए हैं और जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल हम देख रहे हैं, उस बीच में भारत का ये शानदार प्रदर्शन, आप क्या इसको अगर हम कहें कि भारत ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है या उस राह पर है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा? इसको कैसे आकलन करें? देखिए ये हाइपर बोल तो नहीं है? ये हाइपर बोले में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि अभी इस वक्त उथल पुथल जरूर है और तेल का दाम ज्यादा है, दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो इसमें याद रखिए कि रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि ग्रोथ रेट अभी 6.5 तक गिरने की संभावना है इस वित्तीय साल में, और दूसरे देशों में भी इसका असर पड़ेगा। याद रखिए कि कुछ हद तक ये आयात के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे पिछले साल। अब जो वैश्विक बाजार है उसमें तेल के दाम का असर पड़ेगा। जो गल्फ के देश हैं वहाँ इसका असर पड़ रहा है। वहाँ से याद रखिए हमारे बहुत लोग वहाँ काम करते हैं, 1 करोड़ के करीब भारतीय वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहना कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा, ये गलत है। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी हम कह सकते हैं कि हमारा विकास दर सुदृढ़ है। जी जी जी, बिल्कुल। तो अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं और अगर आने वाले समय में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सप्लाई चेन थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो हमारी क्या तैयारियां क्या हैं? कितनी अर्थव्यवस्था हमारी तैयार है, अगर इस पॉइंट को समझना चाहें आपसे?
देखिए, इसमें काफी चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी। जैसे हम सुधार कर रहे हैं, अभी आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से जो निवेश करते हैं उनके लिए कुछ सुधार किए हैं। हमें अपने इंटरनल मार्केट में भी सुधार करने पड़ेंगे। इस सुधार का दौर चलता रहेगा और ये जरूरी है हमें याद रखना कि हर वक्त मतलब आर्थिक संतुलन को भी बनाने रखने की जरूरत है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचे, हमें इन्फ्लेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ हद तक हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी इसके लिए। लेकिन परिस्थिति के अनुसार मैं कहूंगा कि अभी हमारा जो इकोनॉमिक विकास दर का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, अभी भी है, और इन्फ्लेशन कम से कम अब तक हम लोग कंट्रोल में रख सके हैं। लेकिन याद रखिए कि पूरे दुनिया में इसका असर पड़ेगा और हमारे ऊपर भी कुछ हद तक पड़ेगा। जी, आज जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई उसके बारे में जो खबरें सामने आई हैं कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस रहा, तो किस तरह से आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए या छोटे उद्यमियों के लिए क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है, कैसे समझे इसको? EAC-PM की मीटिंग के अंदर जो बातचीत होती है उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि हम लोगों ने काफी आर्थिक सुधार के बारे में बातचीत की। ये हमारा कंटिन्यूअस एक प्रयास रहता है और हम लोग आगे जाके भी करेंगे। लेकिन ये सच है कि इस वक्त कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जिससे निवेश भी बरकरार रहे और तेल के दाम का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे उसका जो असर है उसको हम कुछ हद तक उसको कम रख सकें। जी, तो ये जो आर्थिक फ्लक्चुएशंस हैं दुनिया भर में, जो ये वैश्विक संकट है, इस बीच में भी 2047 का विकसित भारत हमको बनाना है। किस तरह से वो जो आर्थिक रोड मैप है उसका अगर खाका इन सब फ्लक्चुएशंस को समेटते हुए कैसे इसको देखेंगे? देखिए, अगर हम 25 साल के एक कार्यकाल को देखेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि इस राह में हमें कभी कभी संकटों का सामना करना पड़ेगा। अब पिछले 25 साल में भी बहुत तरीके की चीजें हुई थी, जैसे कोविड हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में। तो बीच बीच में ऐसी संकटें आती रहेंगी, लेकिन ऐसे भी समय आएंगे जहां हमें रास्ता खाली भी मिलेगा। तो अब जब 25 साल के समय के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी है हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के बारे में सोचें और इस पे लोग पॉलिसी के साइड से निवेश करते रहे, मतलब एक तरीके से इन्वेस्ट इन द पॉलिसी। फिर क्या होगा कि उसके आधार पे निजी क्षेत्र से आपको निवेश मिलेगा, बाहर से आपको निवेश मिलेगा। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का एक सिलसिला जारी रहेगा। तो कभी कभी अगर ऐसा उथल पुथल होता है, वैश्विक उथल पुथल होता है, तो उसके वजह से हमें कभी अपना जो मकसद है उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सूक्ति वाक्य है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, किस तरह से आप देख रहे हैं? तो अगर इसी बात को हम आगे आपकी बात लेकर जाएं तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे जिनमें और अधिक निवेश या और अधिक सुधार की जरूरत आप देख पा रहे हैं आगे आने वाले वर्षों के लिए? क्या उसके लिए कुछ प्लानिंग है? कैसे देखना चाहिए उसको? तो पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। एक तो डिफेंस है, दूसरा है शिप बिल्डिंग। दोनों में हम लोगों ने बहुत नए पॉलिसीज का ऐलान किया था कुछ महीनों पहले। इस पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफी सारा इसमें डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें काफी निवेश किया जा रहा है। मुंबई में आपने देखा होगा बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। अब इस के बाद हमें दूसरे शहरों में भी म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश करना पड़ेगा और पूर्वी भारत में विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूर्वी भारत में आपने देखा होगा कि जो विकास दर है वो बाकी देश से पीछे है। तो एक तरीके से पूर्वी भारत में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
जी, पूर्वी भारत में निश्चित तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि के जो आंकड़े हैं ज़ाहिर तौर पर उत्साहजनक हैं, लेकिन जब हम आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं तो उसको ये लगता है कि ये जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, ये रोज़गार में कितनी परिवर्तित हो रही है, हमारे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, हम क्या कुछ इससे पा रहे हैं। तो क्या अब भारत जॉब रिच ग्रोथ के दौर में प्रवेश कर रहा है, हमको ऐसा समझना चाहिए, इसका असर ऐसा भी दिखेगा? देखिए, ये इस जो विकास दर को है उसको कंपाउंड करने की जरूरत है। किसी भी एक वक्त एक साल में अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए, इससे कोई लाभ नहीं होता है। हर साल आगे बढ़ते जाना पड़ता है, उसी से मोमेंटम बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि ये 2025-26 के जो आंकड़े हैं जो अभी आए हैं, उससे तो मोमेंटम बहुत ही तेज रहा है। उसमें 7.8 का जो आंकड़ा अभी आया है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, शायद 6.5 के करीब आएगी, क्योंकि इस जैसे हमने अभी बात किया, विश्व में अभी उथल पुथल है। लेकिन 6.5 भी आप दुनिया के सबसे प्रथम नंबर पे है। आप किसी भी मेजर इकोनॉमी में देखेंगे 6.5% भी काफी अच्छा विकास दर है। तो इसको हमें कंपाउंड करते जाना है। कंपाउंडिंग से ही नौकरियां मिलेंगी, निवेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं ये बताने की कोशिश में हूं कि बीच बीच में ऐसे बाहर के कुछ ऐसे दबाव आएंगे, उछल पुथल होगी, ऐसे इकोनॉमिक शॉक्स आते रहते हैं। कोविड का भी आया था, आपको याद है। तो इसके वजह से हमें कभी भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल और ठीक है। अगर इसके लिए हमें कुछ जगह में अगर परिस्थिति के अनुकूल कुछ टाइट मेजर्स करने पड़े तो करना चाहिए। सबसे जरूरी है दो चीज, एक कंपाउंड करते जाए, दूसरी है कि जो अर्थव्यवस्था की जो संतुलन के जो आंकड़े हैं, उन जैसे इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट इत्यादि, उनको हम नियंत्रण में हमेशा रखें, क्योंकि 1-2 साल की तेजी से कुछ नहीं होता है। इसको कंपाउंड करने की जरूरत है। इसी तरीके से चीन भी जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। दूसरे देश, एशिया के जो भी अभी विकसित देश हैं, वो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपाउंड करके पहुंचे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपाउंड और स्टेडी रखने की जरूरत है। संजीव जी, अगर जिस तरह से फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो उत्साहजनक का आंकड़े निश्चित तौर पर है, आने वाले अगर कोई शॉक्स भी होते हैं तो उनको जाहिर तौर पर जब ये कहा जा रहा है कि कठिन परिश्रम करके 140 करोड़ भारतीयों का देश उनको बेहतर कर ही लेगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या क्या ऐसी खास बात है जो इस शॉक्स में भी ये तेज़ी बरकरार है? जाहिर तौर पर जो नीति नियंता है हमारे, या जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो तो एक कारक है ही है, लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बड़ी ताकत है, कैसे उसका आकलन करेंगे? मैं कहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कभी नकारते नहीं है, उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। और जब कठिन परिस्थिति आती है तब भी हम मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। मतलब हम लोग अपने मॉनेटरी पॉलिसी को अपने नियंत्रण में रखते हैं। हम लोग फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है, उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो जब हम ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें कठिन कुछ रिफॉर्म्स को भी लाना पड़ता है। तो ये हमारा एक मतलब ये पिछले 10 साल से आप देख रहे होंगे, जैसे बैंकों की सफाई जब की गई तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज को बैंकरप्ट किया गया, लेकिन हमने किया। जब कोविड की परिस्थिति आई थी तो उस समय बहुत लोगों ने बहुत मतलब कहा था कि अंधाधुंध खर्च करिए, लेकिन हमने नहीं किया। हमने बहुत सोच समझ किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोविड के समय एक्स्ट्रा खर्चा हमने नहीं किया, हमने किया, लेकिन वो भी सोच समझ के किया। तो ये मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जरूरी है कि हाँ, परिस्थिति के अनुकूल हमें सुधार लाने हैं या एडजस्ट करना पड़ता है, करेंगे, लेकिन हर वक्त हम पूरे अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखेंगे। कभी 1% इधर उधर
भले ही हो जाए जी। विकास दर में, लेकिन सिस्टम को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी आके, कभी ना कभी, मैं बता नहीं सकता कब, आपको खाली रास्ता भी मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन वो कब आएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आता है। अच्छा, चलते लेकिन चलते जी उस वक्त हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ उस वक्त इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम और तेज उसको चला पाए। जी बिल्कुल, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि और तेज़ हम उसको चला पाए। ज़ाहिर तौर पर अगर रास्ता थोड़ा मुश्किलों भरा मिलता है तो आगे आसान रास्ता भी होगा। और अर्थव्यवस्था जिस तेज़ी से हमारी आगे बढ़ रही है, हमें विश्वास है कि ये और तेज़ गति से बढ़ेगी। कितने भी फ्लक्चुएशंस आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर इस तरह के अगर कोई शॉक्स होते हैं तो उसको भी बर्दाश्त करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए संजीव जी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में कैसे